हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ऐसे ही राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का यूट्यूब चैनल पर अपने। और साथ ही साथ आज के सेशन में 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है फॉर ऑल ऑफ आर 3 सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट, कॉस्ट एंड एफएमएसएम, जिसमें आज एडवांस अकाउंट का सेशन नंबर 18 हम करने वाले हैं। 17 सेशंस तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर जो हमारे सिलेबस में वो ऑलरेडी कवर्ड हैं एंड मैक्सिमम एएस भी हो चुके हैं। जो बाकी के कुछ एएस बचे हुए हैं वो हम आने वाले अपने इन सेशंस में खत्म करेंगे, जो कि मेनली है सेशन नंबर 18, 19, 20 एंड 21 पुत्र। तो आइए देर किस बात के, फटाफट से चल पड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। सो इन 21 डेज चैलेंज आज हम कौन से एएस देखने वाले हैं? आज डे 18 में एएस नंबर 20 और 22 की पुत्र हम बात करेंगे। कुछ प्रश्न होंगे जो कि हम दोनों ही एएस से करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। या सो एएस 20 एंड 22। एएस 20 जो की बात करता है पुत्र अर्निंग पर शेयर की। नाम से ही क्लियर है, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के प्रति आपने कितना रुपए कमाया। जब आप सीए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, वहां पर भी डिटेल स्टडी ईपीएस की कराई जाती है, काफी सारे चैप्टर्स में यूज होता है। लेकिन उसके अलावा एक सेकेंड जी, ठीक है, अगर कुछ टेक्निकल इशू में भी इसमें आ रहा है, बट आप लोग आराम से सेशन को देखते रहेंगे, वेदर आई एम विजिबल और नॉट, मेरी आवाज जरूर जो है आप तक पहुंचती रहेगी। हाँ जी, तो एएस नंबर 20 जहां पर हम अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत डिटेल में ईपीएस के बारे में बताता है। ईपीएस दो प्रकार की हो सकती है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। जब आपके एक्चुअल इक्विटी शेयर्स को लेकर हम ईपीएस निकालते हैं तो उसको बेसिक ईपीएस कहते हैं। और जब हम ऐसे शेयर्स को भी कंसिडर करते हैं जो आज शेयर्स नहीं है लेकिन आने वाले समय में इक्विटी शेयर बन सकते हैं, जिनको बोला जाता है टेक्निकल नेम पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो जब उसका इंपैक्ट भी हम ले लेते हैं ईपीएस में, तो जो ईपीएस निकलता है दैट इज कॉल्ड एज द डाइल्यूटेड ईपीएस। राइट, मैं कुछ प्रश्न करवाऊंगा आपको बेसिक और डाइल्यूटिव ईपीएस के। वहीं एएस नंबर 22 जो कि कहते हैं अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, यानी कि इनकम टैक्स की जो अकाउंटिंग है वो किस प्रकार से आपने करनी है। अब हम सब ये जानते हैं कि अकाउंट्स में चीजों को करने का तरीका और इनकम टैक्स में चीजों को करने का तरीका जो है कई जगह पर डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों का प्रॉफिट अलग आता है और जो टैक्स का अमाउंट है वो भी अलग आता है। तो उसको किस तरह से आपने ट्रीट करना है, किस तरह से उसकी रिकंसिलिएशन करनी है, वो हमें अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम में सिखाया जाता है। तो एक बढ़िया प्रश्न उसका भी मैं आपको करवाने वाला हूं, और साथ ही साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पुत्र हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 1, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बता रहे हैं जी 18 लाख रुपए है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 मतलब अकाउंटिंग ईयर फॉलो हो रहा है, कैलेंडर ईयर आई कैन से 60 लाख रुपए का। कहता जी इक्विटी शेयर जो हमारे आउटस्टैंडिंग है अंटिल 30 सितंबर 2013, यानी कि 2012 में भी 20 लाख हैं और 2013 में भी 30 सितंबर तक तो 20 लाख शेयर ही हैं। उसके बाद आपने बोनस इशू किया 1 अक्टूबर को 2013 को 2 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। आपके 20 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, आपने हर एक शेयर के बदले 2 बोनस दे दिए, तो 40 लाख नए शेयर आपने इशू किए। ठीक है ना, कब? 1 अक्टूबर को। और हम जानते हैं कि बोनस इशू में, एक सेकंड, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि बोनस इशू के वक्त ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी पैसा नहीं आता। बोनस इशू में कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जिसके कारण जो टाइम पीरियड है वो इरेलीवेंट हो जाता है आपका टाइम ऑफ इशू। सो बोनस शेयर्स आर कंसीडर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेट। तो 2013 का जब आप बेसिक ईपीएस निकालेंगे, आप कहेंगे भैया मैं ये 20 लाख शेयर भी कंसीडर करूंगा और ये 40 भी, तो टोटल डिनोमिनेटर में 60 लाख आएगा। वहीं साथ ही साथ एएस नंबर 20 के प्रोविजन ये कहते हैं कि अगर आप बोनस इशू कर रहे हो तो पिछले जितने भी सालों की आप कंपैरिजन पर्पस के लिए ईपीएस दिखा रहे हो उनकी भी आपने रीस्टेट करके दिखानी है, और यूजुअली पिछले एक साल की ही होती है जो रीस्टेट करके दिखाई जाएगी, क्योंकि एक ही साल का कंपैरिजन के लिए देते हैं। तो 2012 का जो बेसिक ईपीएस है वो तो निकाल ही लिया, लेकिन क्योंकि 2013 में आपने बोनस इशू किया तो आप 2012 का ईपीएस भी रीस्टेट करते हुए दिखाएंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं आपसे जी, कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। लेट अस सी। अच्छा, जिन बच्चों को ये माइंड में डाउट है कि ये नोट्स हमें कहां से मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल से आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे हमारा, सभी लिंक्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पर है, उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भी, अगर आपका कोई फ्रेंड एक्सेट्रा आपसे पूछे। और साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट CA rahulgarg.com भी यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा पुत्र मैं चाहूंगा आप जल्दी जल्दी अब सीए बन जाएंगे, सीए इंटर क्लियर करेंगे, फिर आर्टिकल फिर सीए बन जाएंगे, तो यार एक दूसरे की खबर रखेंगे पूरी जिंदगी। तो यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी पुत्र दिया गया है, इस पर भी आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी होगी हमें।
हाँ जी, तो सबसे पहले ईयर नंबर 2012 का हम बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं, फिर ईयर 2003 का बेसिक ईपीएस निकालेंगे और फिर ईयर 2012 का रीस्टेटेड यानी कि एडजस्टेड ईपीएस पुत्र निकालेंगे। बेसिक ईपीएस का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है कि आपने अर्निंग कितनी करी है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्वेश्चन ने कहा जी 18 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट था और कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, क्वेश्चन ने नहीं बताया प्रेफरेंस कैपिटल वगैरह के बारे में, तो वही जो नेट प्रॉफिट है वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर हो जाता है। आपके 20 लाख शेयर थे तो आपका उत्तर आ जाता है जी 0.90। ये बेसिक ईपीएस हो गया जी ईयर 2012 का। ईयर 2013 में जब आते हैं तो हम देखते हैं आपने बोनस इशू किया कब, 1 अक्टूबर 2013 को। कितने शेयर का, 20 लाख गुना दो 40 लाख शेयर का, जिसके कारण आपके जो टोटल शेयर हैं वो हो गए 60 लाख। 20 लाख तो पहले से थे ही और 40 लाख और इशू कर दिए। और जब बेसिक ईपीएस निकालेंगे बेटा आप कहेंगे जी इनका नेट प्रॉफिट कितना था 2013 का, 60 लाख, और नंबर ऑफ शेयर भी कितने, 60 लाख, तो आपका बेसिक ईपीएस आ जाता है 1। साथ में क्या करना है, जिस ईयर में मैंने बताया बोनस इशू होगा उसके पिछले साल और जितने भी सालों का कंपैरिजन पर्पस के लिए आप ईपीएस देते हैं उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट तो 18 लाख ही रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। आपके 20 लाख शेयर तो पहले से ही थे, अगर बोनस इशू होते तो उस साल का टोटल शेयर होते जी आपके 60 लाख, जो कि डिनोमिनेटर में दिख रहा है 20 + 40, और आपका जो रीस्टेटेड ईपीएस है पुत्र वो आएगा 0.30। तो इस प्रकार से आपको ये वाला प्रश्न जो है करना है। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पुत्र लाइक कर दीजिए और आराम से फिर हम अपना काम जो आगे बढ़ाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो बेल आइकन कर लेना प्रेस जी। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली अबाउट द डीईपीएस, आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर है जी 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए। कहता जी इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है 50 लाख, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख करा, बेसिक ईपीएस तो आ गया 2 रुपए। क्वेश्चन ने खुद ही निकाल कर दे दिया, कह रहा भाई 2 रुपए का बेसिक ईपीएस है। साथ में नंबर ऑफ 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 1 लाख डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, और ये कौन से डिबेंचर हैं के अंदर जी, कन्वर्टिबल डिबेंचर। इसका मतलब है दैट दीज आर दी पोटेंशियल इक्विटी शेयर, कि कल को जब ये कन्वर्ट होंगे तो इक्विटी शेयर बन जाएंगे। 1 लाख शेयर हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब कितने हो गए जी आपके ये वाले अमाउंट, ये आपका 1 करोड़ रुपए हो गया, और इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 12 लाख रुपए। ये हमें चाहिए होगा। क्वेश्चन आगे बता रहे जी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर। 1 लाख डिबेंचर है, जब 1 लाख गुना 10 करोगे तो आपके 10 लाख इक्विटी शेयर बन जाएंगे। क्वेश्चन कहता है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर 12 लाख है, तो हमने खुद ही निकाल लिया। और टैक्स रिलेटिंग टू दिस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 3,60,000, क्योंकि जब आप P&L में खर्चा डेबिट करेंगे इंटरेस्ट का, तो उस खर्चे के कारण आपका टैक्स सेव होगा 30% के हिसाब से 3,60,000 का। तो डाइल्यूटिव ईपीएस क्या कहते हैं कि भाई बेसिक ईपीएस वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो है, अगर ये इक्विटी शेयर बन गए तो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर ये इक्विटी शेयर होते तो आपका खर्चा जो डिबेंचर के लिए हो रहा है वो ना होता, ये पैसे इक्विटी के लिए बच जाता, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते। तो हम निकालते हैं जी डाइल्यूटिव ईपीएस। आइए उत्तर नंबर 2, डाइल्यूटेड ईपीएस। तो आपने सबसे पहले क्या करना, बेसिक ईपीएस वाली डिटेल यानी कि नेट प्रॉफिट जो अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, यहां तक तो सेम है। उसके बाद पोटेंशियल इक्विटी शेयर डिबेंचर अगर कन्वर्ट होकर इक्विटी बन जाते तो मेरे न्यूमरेटर में कितने रुपए की अर्निंग ऐड हो जाती, 12 लाख का जो इंटरेस्ट दिया और 360 का उसमें टैक्स माइनस कर दो, यानी कि नेट जो है इतने रुपए की सेविंग 8,40,000 की हो जाती, और ये पैसा मेरे इक्विटी शेयर होल्डर को जाता। और अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाते, मतलब ये डिबेंचर अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते, तो कितने इक्विटी शेयर हो जाते, 1 लाख डिबेंचर, और एक डिबेंचर के बदले हमें हम 10 शेयर दे रहे हैं, तो 10 लाख शेयर हो जाते। तो इस तरह से आप इसका कंप्यूटेशन करेंगे मैथमेटिक्स, और ये आंसर आएगा 1.81। डाइल्यूटेड ईपीएस निकालकर ये देखना जरूरी है कि क्या ये बेसिक ईपीएस से कम है। अब क्वेश्चन है बेसिक ईपीएस कितना था, इसमें 2 रुपए का, कितना था 2, कैसे, 1 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख, 2 रुपए आया था। अगर आपका डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम है तभी हम इसको डाइल्यूटेड कहते हैं, अदरवाइज ये एंटी डाइल्यूटिव कहलाता है। बढ़िया प्रश्न, वेरी गुड क्वेश्चन। कमिंग टू, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं फिर आएंगे 3 पर। एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है। कहते हैं जी राइट द शॉर्ट नोट ऑन टाइमिंग एंड परमानेंट डिफरेंसेस। क्या मतलब होता है, एएस नंबर 22 की टर्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण, टाइमिंग और परमानेंट डिफरेंस। मैंने कहा अकाउंट्स और इनकम टैक्स दोनों के P&L बनाने के कुछ कुछ जगह पर फंडे अलग हैं, जिसकी वजह से दोनों का प्रॉफिट अलग आता है। अब जिन चीजों के कारण फर्क आता है उसको बोलते हैं डिफरेंसेस। अब वो डिफरेंसेस किस नेचर के हैं, इट कैन बी आइदर द टाइमिंग डिफरेंस और द परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है कि आज तो दोनों में फर्क आ रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो डिफरेंस आ रहा है ना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेटल हो जाएगा, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। जैसे कि मान लो डेप्रिसिएशन है,
आप इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी मेथड ही लगा सकते हैं, वहां पर एसएलएम का स्कोप नहीं है। लेकिन अकाउंट्स में अपने पास एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों होते हैं, तो आपने मान लो अकाउंट्स में लगा दिया एसएलएम, इनकम टैक्स में आपने लगा दिया डब्ल्यूडीवी, तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर द ईयर्स आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है मोर और लेस वो सेम ही आ जाएगा, सिर्फ उसका टाइमिंग डिफरेंस करेगा कि कहीं पर पहले ज्यादा आ रहे तो कहीं पर कम आ रहे। नॉर्मली इनकम टैक्स में शुरुआत के साल में डेप्रिसिएशन के रेट ज्यादा होते हैं, तो वहां पर डेप्रिसिएशन का रेट जो है अमाउंट ज्यादा आएगा, अकाउंट्स में आपका कम आएगा, लेकिन ओवर द पीरियड खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। वहीं दूसरा डिफरेंस है परमानेंट डिफरेंस। मान लीजिए आपने कोई पे में खर्चा करा कैश में, ठीक है ना, कोई डोनेशन आपने कैश में दी, तो अकाउंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएनएल में जो खर्चा डाल दो, लेकिन इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता ना आज ना कभी। तो ये डिफरेंस हमेशा डिफरेंस बनकर ही रह जाएगा। या फिर आपने कोई इनकम कमाई, अकाउंट्स में आपने क्रेडिट कर ली, लेकिन मान लो इनकम टैक्स के हिसाब से वो इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, तो वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो वो कभी भी आपका इनकम काउंट ही नहीं होगा। तो वो डिफरेंस कैसे परमानेंट नेचर का डिफरेंस रह जाएगा। अब AS 22 बोलते हैं कि जो टाइमिंग डिफरेंस है ना, उसके कारण जो इंपैक्ट आता है उसके लिए आपको डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना है, विच में भी आइदर द डीटीए और डीटीएल। परमानेंट डिफरेंस के लिए क्रिएट नहीं होता। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी, तो टाइमिंग डिफरेंस के लिए क्या बोलता है पुत्र, टाइमिंग डिफरेंसेस आर द डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड द अकाउंटिंग इनकम। मतलब जो टैक्स के हिसाब से आ रहा है वो और जो अकाउंट्स के हिसाब से आ रहा है वो, उन दोनों में डिफरेंस है। फॉर अ पीरियड विच ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड आर कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। मतलब एक पीरियड में राइज हुआ लेकिन अपने आप अगले पीरियड्स में रिवर्स हो जाएगा। और क्या कहा जाता है इसके लिए, यू हैव टू क्रिएट द डीटीए और डीटीएल। जबकि परमानेंट डिफरेंस कौन सा है, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर अ पीरियड विच ओरिजिनेट इन वन पीरियड बट डू नॉट रिवर्स सब्सिक्वेंटली। ये बाद में रिवर्स नहीं होता, इसके लिए आपको डीटीए डीटीएल क्रिएट पुत्र नहीं करना है। ओके, सो वी हैव गॉट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है जी, रामा लिमिटेड एक कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंट्स के हिसाब से आपने 2 लाख का डेप्रिसिएशन डाला, इनकम टैक्स के हिसाब से आपने 5 लाख का डेप्रिसिएशन डाला। आपको सिंपली ये देखना है कि क्या मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम है या ज्यादा है। आपकी टैक्सेबल इनकम कम है या ज्यादा। अब उसने बोला आपने इनकम टैक्स में 5 लाख का खर्चा डाल दिया जबकि अकाउंट्स में 2 लाख का डाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स की इनकम कम हो गई। अगर मेरी टैक्स की इनकम कम हो गई, इसका मतलब मैंने आज टैक्स कम दिया, मुझे फ्यूचर में ज्यादा देना है। तो ये सिंपल सी बात है, जिसके लिए क्या बनेगा, डिटेल। कितने के लिए, जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 3 लाख का। और टैक्स का रेट क्वेश्चन कह रहे जी 50% है, तो 3 लाख का 50%, 1.5 लाख रुपए की आप लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। वहीं एक और चीज बता रहे, क्वेश्चन कहता है जी अनअमोर्टाइज्ड, क्वेश्चन कहता है जी अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड। अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी, अकाउंट्स में तो जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ कहता है जी आपने डेबिट कर दिया, लेकिन टैक्स में आपने अनअमोर्टाइज रखा, अभी तक नहीं किया। मतलब जो टैक्स की इनकम है वो ज्यादा है क्योंकि आपने खर्चा कम डाला है। अगर टैक्स की इनकम ज्यादा है तो आपने आज टैक्स ज्यादा दे दिया, फ्यूचर में देना है कम, तो आप इसको एसेट बना लेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट। कितना, 30,000, उसका 50% करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है एडेक्वेट एविडेंस है फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डीटीए और डीटीएल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट। ठीक है, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो स्टेटमेंट शोइंग डीटीए ऑब्लिक डीटीएल। हाँ जी, सो डेप्रिसिएशन सबसे पहले देखें जी, पहला पॉइंट तो डेप्रिसिएशन का एज पर अकाउंट से आपकी 2 लाख की, एज पर इनकम टैक्स 5 लाख की, तो डिफरेंस का अमाउंट है 3 लाख रुपए। नेचर ऑफ डिफरेंस बता दिया, टाइमिंग है, और नेचर ऑफ डेफर टैक्स, क्योंकि 3 लाख का डिफरेंस है लेकिन आपकी टैक्स की इनकम कम बन रही है, तो इसलिए क्या है, डीटीएल। ये जो ब्रैकेट है मैंने लिखा है, ये आपकी सेल्फ स्टडी और खुद के नोट्स के लिए, एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 लाख रुपए का जो डिफरेंस है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 लाख रुपए हमारा आ गया। वहीं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के कारण जो डिफरेंस है वो 30,000 का है, और ये भी टाइमिंग डिफरेंस है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा। इसके कारण बन रहा है डीटीए, क्योंकि आपकी टैक्स की इनकम ज्यादा है, 50% से मल्टीप्लाई करोगे 30 को तो 15 आ गया जी। तो डीटीएल है 1.5 लाख का, डीटीएल है 1.5 लाख का, डीटीए है 15,000 का, तो नेट क्या रह गया आपका, डीटीएल रह गया कितने रुपए का, 1,35,000 रुपए का पुत्र। आई होप दिस इज
एब्सोल्युटली क्लियर। आइए जी, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5, एज पर AS20 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स शुड बी ट्रीटेड एज डाइल्यूटिव व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर। कहता पोटेंशियल को डाइल्यूटिव कब मानना, तो ऑप्शंस दे रहे हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। व्हेन द कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर वुड डिक्रीज नेट प्रॉफिट पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही लग रही है, फिर भी एक बार आगे पढ़ लेंगे। पोटेंशियल इक्विटी शेयर डाइल्यूटिव कब कहते हैं, जब वो डिक्रीज करता है नेट प्रॉफिट पर शेयर, मतलब बेसिक ईपीएस को डिक्रीज करता है। और कहा जाता है कि आपको सिर्फ कौन से ऑपरेशन देखने हैं, कॉन्टिन्यूइंग ना कि डिसकॉन्टिन्यूइंग। दूसरी ऑप्शन इंक्रीज नेट प्रॉफिट, ये तो वैसे ही गलत है, जैसे इंक्रीज आया क्रॉस हो गया। मेक नो चेंज, नो डिक्रीज तो होना ही होगा। और चौथा डिक्रीज नेट लॉस, नहीं नहीं नेट लॉस नहीं, प्रॉफिट डिक्रीज करना होता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है पुत्र, यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, कहां पर प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से, तो ऑप्शन दे रहे हैं, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इन द बैलेंस शीट, या ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट P&L, या फिर इन द कैश फ्लो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज द पुत्र करेक्ट आंसर। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 7 हमें बता रहा है, एज पर AS नंबर 22 ऑन अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम द टैक्स एक्सपेंस इज, कहता जी करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स चार्ज टू P&L। करंट टैक्स कौन सा, जो आपके अकाउंट्स के हिसाब से आ गया, प्लस कहता कर दो उसमें डायरेक्ट टैक्स जो आपने P&L में चार्ज किया, डेफर्ड टैक्स, ठीक लग रहा है। करंट टैक्स में से माइनस कर दो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट टू P&L, ये भी ठीक लग रहा है। और सी ऑप्शन कहते जी आइदर ए और बी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि डेफर्ड टैक्स प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये DTL है कि DTA है। और लास्ट में कहते हैं डेफर्ड टैक्स चार्ज टू P&L, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। टैक्स एक्सपेंस में करंट और डेफर्ड दोनों आते हैं, तो आपका सी ऑप्शन जो है पुत्र, यही करेक्ट आंसर आपका बनता है। ठीक है जी, तो इट वाज एन अमेजिंग सेशन। कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज कभी कभी आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा फोकस क्लियर है, सिंसियर है, तो ये छोटी मोटी चीजें हिला नहीं सकती। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा जी, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।